बिंदिया चीखती जा रही थी। वह इतनी बुरी तरह से चीख रही थी कि कुंवर साहब भागते हुए उसके कमरे की ओर आ गए। बिंदिया ने अपनी दोनों आंखें बंद की हुई थी और लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुंवर साहब ने हिलाते हुए बिंदिया को उसको गहरी नींद से जगाया। शायद कोई बुरा सपना देख रही थी। कुंवर साहब ने बिंदिया से कहा, क्या हुआ बिंदिया, आप कितनी बुरी तरह से डर गई हैं। बिंदिया ने आँख खोलते ही सबसे पहले अपनी बगल में लेटी हुई बच्ची को टटोला। बच्ची सुरक्षित अपनी माँ से लिपटकर सो रही थी। बिंदिया की आंखों में आंसू और गले में हिचकियाँ अभी भी लगी हुई थी। वह उठकर कुंवर साहब से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। बिंदिया की रुलाई सुनकर मालती भी वहां आ गई थी और वह कुंवर साहब के पीछे खड़ी हुई थी। कुंवर साहब ने मालती से बिंदिया के लिए पानी लाने के लिए कहा। मालती बिंदिया के लिए गर्म पानी ले आई थी। बिंदिया ने पानी पिया और सिसकते हुए कुंवर साहब के सीने से लग गई। कुंवर साहब ने उसकी पीठ पर हाथ फिराया और उसे शांत कराया। उन्होंने उससे कहा, लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। आपको क्या हो गया है बिंदिया? हम अच्छा खासा छोड़ कर गए थे, लेकिन अब आए हैं तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप पूरी तरह से बदल गई हैं। और पहले भी जब हम आपको छोड़कर जाते थे और वापस आते थे तो आप बिल्कुल बदली नजर आती थी। लगता है हमारे जाने के बाद आप हमें बहुत याद करती हैं, इसलिए आप ऐसी हो जाती हैं। कुंवर साहब बिंदिया को समझा रहे थे और साथ ही साथ उवासियाँ भी ले रहे थे। कुंवर साहब की हालत देखकर बिंदिया ने उन्हें दोबारा उनके कमरे में जाने के लिए कहा। सचमुच उन्हें बहुत नींद आ रही थी। सुबह होने वाली थी और कुंवर साहब अपने कमरे में चले गए। मालती वहीं जमीन पर दरी बिछाकर बिंदिया की चारपाई के पास लेट गई थी, लेकिन अब बिंदिया को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया। उसने मालती से कहा, मालती, मेरी पहली बच्ची को वापस ला दो। अब तो कुंवर साहब वापस आ गए हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वह उसे भी स्वीकार कर लेंगे। मालती ने अपने पानदान से पान निकाला और अपने मुंह में चबाते हुए उसने बहुरानी से कहा, आप कितनी भोली हैं बहुरानी, और हर किसी को अपनी तरह ही समझती हैं। अरे मैंने माना कि कुंवर साहब ने आपकी इस नन्ही सी जान को स्वीकार कर लिया है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगने लगा है कि वह आपकी दूसरी बेटी को भी स्वीकार कर लेंगे, और वह भी तब जब मैंने उसे गायत्री को दे दिया है। मेरी मानो तो अब यह बात अपने पेट में हजम कर लो। आप यह बात स्वीकार कर लोगी, आपकी एक ही बेटी थी। आज आपने यह बात मुझसे कह दी, लेकिन तौबा है जो अब दोबारा अपने मुंह से यह बात निकाली। शायद आप जानती नहीं हैं कि ये मर्द जात कब इनका दिमाग खराब हो जाए, कुछ नहीं पता। आपने सुना नहीं, कुंवर साहब बार बार कह रहे थे कि हमारी पहली संतान थी, यही समझकर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आपकी एक और बेटी हुई थी और आपने उसे डर के मारे गायत्री को दे दिया, फिर तो मुझे लगता है कि इस घर में तूफान ही आ जाएगा। आपकी बेटी के साथ साथ आपको भी आपके मायके भेज दिया जाएगा। जिंदगी भर अपनी बेटी को अकेले पालना। देखो बहुरानी, जब से आप इस घर में ब्याह कर आई हैं, तब से मैं ही आपका ख्याल रखती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ। आपसे मुझे बहुत लगाव है, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह। अब मैं उम्र में तो आपसे बड़ी हूँ ना, बस उसी तजुर्बे के हिसाब से आपको बता रही हूँ। अब जो हुआ सो हुआ, पीछे मुड़कर देखना खतरे से खाली नहीं, मिट्टी डालो। यह क्या कम है कि कुंवर साहब ने आपकी इस बेटी को पालने के लिए हाँ कर दी है। क्या आपको नहीं लगता कि इस खानदान में यही परंपरा चली आ रही है? अब आप ही देखिए, आपके जेठ महेंद्र प्रताप, उनके घर में एक भी बेटी नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपके पढ़े लिखे पति अपने बड़े भाई को समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें नहीं पता होगा कि आपके घर में बिटिया की क्या गति होती है, पैदा होते ही उनके साथ क्या किया जाता है। अरे सब कुछ पता होगा, जानबूझकर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। और आप इस बात से खुश हो रही हैं कि उन्होंने आपकी इस बेटी को स्वीकार कर लिया है। अभी तो माता जी की स्वीकृति बाकी है। एक बार उन्हें वापस आ जाने दीजिए, तब आप यही बात दोबारा मुझसे कहना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, माता जी के आने के बाद
आप यह बात दोबारा सोच भी नहीं पाएंगी, कहना तो दूर की बात है। बहू रानी ने मालती की बात सुनी और एक पल के उनके हाथ पैर दोबारा ठंडे होने लगे। उन्होंने मालती के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती हो गई मालती मुझसे, तुम सच कह रही हो। सब कुछ जानते बूझते भी मैं ऐसी बेवकूफ़ी करने की सोच रही थी। कम से कम मेरी बच्ची जहाँ भी होगी सुरक्षित तो होगी। अगर वह यहाँ आई तो इस हवेली में उसे स्वीकारना तो दूर की बात, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, मेरी नन्ही सी बच्ची। और इतना कहकर बहू रानी फूट फूट कर रोने लगी। मालती ने बिंदिया की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू रानी आप रोइए मत, आपकी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है। गायत्री तो हमारे ही गांव की है और वैसे भी मैंने रामू को उन्हें पास के गांव छोड़ने के लिए ही कहा था। कुछ समय के लिए रहेंगी, उसके बाद हमें बताकर ही गांव बदलेंगी। इस तरह से आप अपनी बच्ची को कभी भी देखने जा सकती हैं और उसकी मदद भी कर सकती हैं। बच्चे हमारे सामने ही बढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। बाकी बेटियां अपनी किस्मत लेकर आती हैं। जिस तरह से यह छुटकी अपनी किस्मत लेकर आई है, बड़की भी अपनी किस्मत लेकर आई होगी। कुछ ना कुछ तो उसके भी भाग्य में लिखा होगा विधाता ने। पर आप दोबारा इस घर में अपनी दूसरी बच्ची का नाम भी मत लीजिएगा। भूल जाइए उसे। कम से कम दूसरों को दिखाने के लिए तो आपको यही करना होगा, वरना आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, अगर यह सच कहीं गलती से भी बाहर आ गया तो माता जी के कहर से आपको कोई नहीं बचा सकता है। मालती की बात सुनकर बहू रानी को तसल्ली तो नहीं हुई थी, लेकिन अब उनके पास तसल्ली करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब दोबारा अपनी बच्ची को अपने सीने से लिपटाकर वहीं चारपाई पर लेट गई थी। मालती ने उनके ऊपर रजाई डाल दी थी और वह तसली में आग जलाने चली गई थी। उसने उपलों से आग जलाई और बहू रानी के कमरे में ले जाने लगी कि तभी एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मालती ने तसला वहीं रख दिया और दरवाज़ा खोलने चल पड़ी। सामने भीगा हुआ रामू खड़ा था। रामू को देखकर मालती ने धीरे से कहा, क्या हुआ, बड़ी देर लगा दी वापस आने में, पास के गांव ही छोड़ने को तो कहा था, कहाँ गए थे। रामू ने धीरे से मालती से कहा, पास के गांव ही छोड़कर आया हूँ। बच्ची बहुत रो रही थी। बारिश इतनी हो रही थी कि सीधा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। पता नहीं जिंदा बचेगी भी या नहीं। रामू मालती का पति था और वह भी बचपन से हवेली में काम कर रहा था, लेकिन मालती और रामू दोनों ही बहू रानी को बहुत मानते थे। इसी वजह से उन्होंने बहू रानी की मदद की थी। मालती ने रामू से कहा, तुम जैसे ही गायत्री को लेकर निकले थे, बहू रानी ने एक बेटी को और जन्म दिया है, लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है। छोटे मालिक वापस आ गए हैं और उन्हें बहुत खुशी भी है कि उनके घर में बिटिया का जन्म हुआ। कम से कम हम एक जान को बचाने में तो कामयाब रहे। लेकिन इतना याद रहे कि बहू रानी, अगर तुमसे बिटिया के बारे में पूछे तो यही कहना कि वह सुरक्षित है। तुमने गायत्री की रिश्तेदार का घर तो देख लिया ना। रामू ने सर खुजाते हुए मालती से कहा, मैं तो उसका घर कैसे देखता। उसने मुझे गांव के पास छोड़ने के लिए कहा। मैं उसे गांव छोड़ने जा रहा था। गांव पहुंचते ही मुझसे कहने लगी कि मैं उसे बस अड्डे तक ले चलूं। मैंने मना भी किया, लेकिन मान ही नहीं रही थी। कहती थी कि उसकी बात नहीं मानी तो बहू रानी से मेरी शिकायत करेगी। मैंने उसे बस अड्डे पर छोड़ दिया। लेकिन तू किसी बात की चिंता मत करो, मैं भी बहुत चालाक हूँ। मैं सुबह तक अपनी बैलगाड़ी में बैठकर गायत्री को देखता रहा था। गायत्री बस में चढ़कर कहीं चली गई थी। वह गांव में नहीं रुकी। मैंने भी बस देख ली थी। बड़ी चालाक बन रही थी। रामू की बात सुनकर मालती अपना माथा पकड़कर बैठ गई। उसने रामू से कहा, क्या देखा तुमने मेरे भोले देवा, कौन सी बस में बैठकर गई। रामू ने भोलेपन से कहा, वही बस जो लोगों को दूसरे शहर भेजती है। मालती ने अपनी आंखें निकालते हुए रामू से, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तुमसे कहा था कि उसे पास के गांव में ही छोड़ना। अब ना जाने वह कौन सी बस में बैठकर कौन से गांव गई है। हम उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। और अंदर मैं बहू रानी को ढाढ़स बंधा रही थी कि हम उसे देखने जाया करेंगे। रामू, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है।
हम गायत्री जैसी औरतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। ना जाने उस बच्ची के साथ क्या करेगी। उस लालचिन की आंखों में मुझे पहले ही लालच नजर आ रहा था। गहने की पोटली देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था और इसलिए उसने झट से मुझसे बिटिया को छीन लिया। मुझे डर है कि कहीं वह बिटिया को कहीं ऐसे ही ना फेंक दे। हे राम, रामू, तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब हम बहू रानी को क्या मुंह दिखाएंगे। वह बेचारी तो यही तसल्ली करके बैठी है कि उनकी बिटिया पास के ही गांव में ही है। अब हम उनसे क्या कहेंगे। रामू ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए मालती से कहा, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे सारी बातें समझा दिया करो। तुमने मुझे यह कहाँ समझाया था कि उसे बस में बैठकर कहीं नहीं जाने देना है। इसमें गलती तुम्हारी है मालती, तुम ही सब कुछ भूल गई। और मुझे तो यह समझ नहीं आता कि बहू रानी ने अपनी बिटिया को गायत्री को क्यों दिया। वह हमें भी तो अपनी बिटिया दे सकती थी। हम उसकी बिटिया को बहुत अच्छी तरह से पालते। मालती ने रामू से कहा, तुम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो। रामू, उस बिटिया को क्या खाक पालते और वह बिटिया यहाँ हवेली में हम पालते तो माता जी तुम्हारा क्या हसर करती। और रही बात बिटिया को गायत्री को देने की, तो हमारे पास और चारा नहीं था। बहू रानी ने गायत्री की बेटी की शादी में उसकी बहुत मदद की थी और इसलिए सिर्फ एक गायत्री ही थी जो बहू रानी का कर्जा उतारने के लिए राजी होती। बाकी तुम्हें लगता है कि इस गांव में माता जी के खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत है। रामू अभी भी अपना सिर खुजा रहा था, जैसे उसे मालती की किसी भी बात का कोई मतलब ना समझ आया हो। मालती धुएं का तसला लेकर अपने सर को पीटते हुए बहू रानी के कमरे में जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह बहू रानी को क्या बताएगी। उधर गायत्री बस में बैठकर दूर गांव में पहुंच चुकी थी। भोर हो चुकी थी। सूरज निकलकर अपनी लालिमा पूरे आसमान में फैला रहा था और सूरज की छोटी छोटी किरण उस नन्ही सी बच्ची के चेहरे पर भी पड़ रही थी। हूबहू उस छोटी बच्ची की तरह ही इस बच्ची का चेहरा भी गोरा था और उसकी भूरी आंखें थी। वह बार बार धूप की वजह से अपनी आंखें इधर उधर कर रही थी। मालती ने जाते हुए गायत्री को थोड़ा सा दूध दे दिया था। गायत्री ने बस में बैठे बैठे थोड़ा सा दूध रुई के फाहे से उस बच्ची को पिला दिया था। नील का नशा उतर चुका था। उसने बस की सीट पर गायत्री के गोद में एक नवजात बच्ची को देखते हुए कहा, यह किसकी बच्ची है, यह तुम किसे उठा लाई। गायत्री ने घूरते हुए नील की ओर देखा और उससे कहा, तुझे होश हो तब ना। अब तुम यह सब छोड़ो, अब हम अमीर हो गए हैं ना, मैंने अपना काम छोड़ दिया है। अभी गायत्री नील को समझा ही रही थी कि तब तक उनकी मंजिल आ गई थी। गायत्री ने अपने कपड़ों की पोटली समेटी और नील के कंधे पर रखते हुए कहा, अब तुम यह संभालो और मैं इसे संभालती हूँ। उसने गहनों की पोटली को अच्छी तरह से अपनी कमर में बांध रखा था और बच्ची को लेकर नीचे उतर गई। नील ने गायत्री से कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जरा कुछ पैसा दे दो, वहाँ आलू पूरी मिल रहा है, लेकर आता हूँ। गायत्री ने एक सिक्का निकालकर नील के हाथ में रख दिया था और नील भागता हुआ हलवाई से पूरी आलू लेकर आया। उसने गायत्री से कहा, इस बच्ची को यहीं रख दे और जा मुँह हाथ धोकर आ जा। गायत्री भी रात भर की जगी हुई थी। पास ही तालाब था। गायत्री ने बच्ची की डलिया को वहीं रख दिया और पास के तालाब में हाथ मुँह धोने चली गई। इतने में रामू को प्यास लगाई। वह भी गायत्री के पीछे पीछे जाने लगा। बच्ची वहीं डलिया में रखी हुई थी और तभी एक अजीब सी दिखने वाली औरत वहां से गुजरी। उसने इधर उधर देखा। उसकी नज़र वहां रखे आलू पूरी पर पड़ी। पहले उसने वह आलू पूरी उठाए और वहीं खड़े होकर जल्दी से मुंह में डालने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र उस डलिया पर पड़ी। उसे लगा कि जरूर इसने कुछ खाने पीने की चीज़ है। उसने झट से आलू पूरी नीचे रख दिया और डलिया उठाकर जाने लगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।